हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ आई। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आई डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब वो हो जाते हैं, तो उनको हमें कैसे मैनेज करना है। तो इस पूरे चैप्टर में हम आई के डिसऑर्डर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, जो कि रिफ्रैक्टिव एरर्स है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा पहला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसमें हम आज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसमें और भी दो कंडीशन है, जिसमें प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म जैसी कंडीशंस आती हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारे ये पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट में आज हम स्टडी करेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताऊंगी, जिससे क्या है कि आपको ये चैप्टर स्टडी करने में आसानी होगी। इसमें मैं क्या है कि बेसिक चीजें आपको बताऊंगी कि क्या आई का स्ट्रक्चर होता है या उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है हमारी आई का। आप देख सकते हैं, इसको बहुत ही क्लियरली वे में आपको दिख रहा है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है हमारी आई का। तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। मतलब आई का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी जो होता है वो उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि आई का स्ट्रक्चर कैसा है और फिजियोलॉजी मतलब इसके फंक्शंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सो द आई इज वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आई जो है वो हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। जो हमारी आई है वो हमारी बॉडी का एक सेंसरी ऑर्गन है। द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड एज इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा आई का स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे समझने के लिए, क्योंकि आई जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास आईज नहीं होंगी तो आप किसी चीज को देख नहीं पाएंगे, किसी चीज को मतलब आप क्या होगा कि आपको सिर्फ अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखेगा। तो आप हमारी लाइफ में आई की कितनी इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। तो आई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक सेंसरी ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, डिफरेंशिएट ऑफ कलर्स। आई क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई जो है उससे हम देखते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, चीजों को देखने के लिए आई जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारी आई क्या करती है, कलर्स को डिफरेंशिएट करती है। मतलब हम अपनी आई से, अपनी आंखों से पहचान सकते हैं कि हाँ ये पिंक कलर है, ये ब्लू कलर है, ये स्किन कलर है, या फिर ये ब्लैक कलर है। अगर हमारे पास आईज नहीं होंगी तो हम ये सब चीजें को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कोई चीज को हम देख नहीं पाएंगे। तो ये क्या करती है, कलर को डिफरेंशिएट करती है। The human eye can differentiate approximately 10 to 12 million colors. एक ह्यूमन आई में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 10 से 12 मिलियन कलर्स को क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। इतनी जो हमारी आई है, ह्यूमन आई है, वो पावरफुल है। तो 10 से 12 कलर्स को क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी। एंड मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। साथ ही साथ क्या है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करती है, मेंटेन करती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को ये मेंटेन करके रखती है। द ह्यूमन आई कैन बी कंपेयर्ड एट अ कैमरा एज बोथ वर्क्स बाय गैदरिंग, फोकसिंग एंड ट्रांसमिटिंग द लाइट थ्रू द लेंस फॉर क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं कि हम जो है वो अपनी आई को कैमरा से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इन दोनों मतलब क्या होता है कि इन दोनों का ही काम है। क्या करती है ये, एक कैमरा और आई क्या करती है, सबसे पहले गैदर करती है, मतलब जो चीजें हैं हमको इकट्ठा करती हैं, फिर उन पे फोकस करेंगी। फोकस करने के बाद जो ट्रांसमिट, मतलब यहाँ पे उसके बाद लाइट ट्रांसमिट होगी जो हमारे आई के लेंस या फिर कैमरा के लेंस होते हैं उनसे। देन वो क्या करती है कि ऑब्जेक्ट की इमेज को मतलब क्या करती है, क्रिएट करती है। तो यहाँ पे क्या है, कैमरा भी सेम यही काम करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले चीजों को गैदर करेगा, फिर उस पर फोकस करेगा, फिर लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी कैमरा के लेंस के थ्रू और वो एक इमेज को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आई का क्या काम है, आई भी क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, चीजों को गैदर करेगी, फोकस करेगी, फिर जो आई है वो क्या होगी, आई से लाइट ट्रांसमिट होगी हमारे लेंस में, फोकस करेगी रेटिना पर और वहां पे वो एक इमेज को फॉर्म कर देगी और हम उस चीज को क्या करते हैं, परसीव कर लेते हैं। फिर क्या होता है,
The human eyes are the most complicated sensory organ in the human body. ये बहुत ही complicated और बहुत ही sensitive organ है human body में. From the muscles and tissues to nerves and blood vessels, every part of the human eye is responsible for a certain action. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, साथ ही साथ जो नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, हर किसी का खुद का कोई काम है, कोई सर्टेन एक्शन है. हमारी आई में जितनी मसल्स हैं, जितने टिश्यूज हैं या जितने ब्लड वेसल्स हैं, ये सब क्या है, हर चीज क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल है सर्टेन एक्शंस के लिए. फर्दरमोर इसी के साथ, contrary to popular belief, the eye is not perfectly spherical. Instead, it is two separate segments fused together. ये भी कहा जाता है कि मतलब जो आई है वो प्रॉपर स्पेरिकल शेप में नहीं है. परफेक्टली इट इज नॉट इन स्पेरिकल. इंस्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या माना गया है कि टू सेपरेट सेगमेंट्स फ्यूज टुगेदर. यहाँ पे दो क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, वो फ्यूज हुए, एक साथ हुए, तो वहां पे एक उनका उसका जो शेप है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है. नेक्स्ट है, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल मसल्स. जो आई है वो बहुत सारी मसल्स से मिलकर बनी है और टिश्यूज से मिलकर बनी है. That come together to form a roughly spherical structure. जो एक साथ आते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एक roughly spherical structure को फॉर्म करते हैं. मतलब कि यहाँ पे जो आई है वो बहुत सारी मसल से, टिश्यूज से बनी हुई है, जो एक साथ आती हैं, एक साथ जुड़ती हैं और यहाँ पे एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है. फ्रॉम एन एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव, अब हम एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है कि आई कैन human eye can be broadly classified into external structure and internal structure. Anatomical base पे जो human eye है वो दो structures में divided है. पहला external and internal structures. जो हमारी human eye है वो internal और external structures में क्या है, broadly two types में वो classified है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा eye का external structure क्या है, मतलब हमारी eye का बाहर का structure क्या है. तो सबसे पहले the parts of the eye that are visible externally include the following. Parts तो हमारी आई के हैं जो विजिबल, मतलब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं. पहला है स्क्लेरा, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल. इनको हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है कि ये क्या है, आई के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है. So sclera क्या होता है? It is a white visible portion. It is made up of dense connective tissues and protects the inner part. हमारी आई में जो white part है उसको हम sclera बोलते हैं. ये क्या है, whitish, white visible portion जो है वो क्या है, sclera है. It is made up of dense connective tissue and protects the inner part. ये क्या है कि किससे बना है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना है और ये हमारे इनर पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. देखिए ये जो है यहाँ पे हमारा जो है ये स्क्लेरा जो है वो पाया जाए और ये किसका, व्हाइटिश पार्ट है जो हम विजिबल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोला गया है. नेक्स्ट है कंजक्टाइवा. इट लाइन द स्क्लेरा and is made up of stratified squamous epithelium. कंजक्टाइवा क्या है कि ये जो स्क्लेरा होती है उसको लाइन करता है, जो स्क्लेरा के नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा. और ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बना है. इट कीप्स आवर आईज मॉइस्ट एंड क्लियर एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन बाय सीक्रेटिंग म्यूकस एंड टीयर्स. कंजक्टाइवा क्या करता है कि ये जो होता है हमारी आईज को मॉइस्ट रखता है, क्लियर रखता है और हमारी आईज में लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है बाय सीक्रेटिंग म्यूकस एंड टीयर्स. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है मतलब स्क्लेरा की लाइनिंग पे क्या है, ये स्क्लेरा की लाइनिंग पे जो है हमारा कंजक्टाइवा यहाँ पे शो हो रहा है. नेक्स्ट है कॉर्निया. इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंटीरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ अवर आई विच कवर्स द प्यूपिल एंड द आइरिस. कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट, विजिबल. जो ट्रांसपेरेंट चीज होती है वो हमें दिख सकती है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है. कहाँ पे, एंटीरियर, सामने की तरफ. एंटीरियर फ्रंट पार्ट है हमारी आई का
विच कवर्स द पीपल एंड द आइरिस, जो प्यूपिल और आइरिस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. द मेन फंक्शन इज टू रिट्रैक्ट, द मेन फंक्शन इज टू रिट्रैक्ट द लाइट along with the lens. इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो लाइट है उसको रिट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ, लेंस के साथ. तो ये था हमारा कॉर्निया. देखिए ये हमारा कॉर्निया है, ये क्या कर रहा है, आइरिस को और हमारा जो प्यूपिल है उसको कवर कर रहा है. नेक्स्ट है आइरिस. इट इज द पिगमेंटेड, क्या है, पिगमेंटेड है, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई. और ये कलर्ड पोर्शन होता है हमारी आई का विजिबल एक्सटर्नली, जो बाहर से हमें एक्सटर्नली दिख सकता है. द मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स. आइरिस का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारा जो लाइट सोर्स के साथ क्या करता है कि ये जो हमारा डायमीटर है प्यूपिल का उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. क्या है कि प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स. लाइट के सोर्स के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट है प्यूपिल. इट इज द स्मॉल ऑपरेटर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. ये क्या है, स्मॉल ऑपरेटर है, छोटा सा ऑपरेटर है जो क्या कहाँ पे मतलब सिचुएटेड है, लोकेटेड है हमारे आइरिस के बीच में, ये लोकेटेड है. इट अलाउज लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना. ये क्या करता है, जो पीपल यहां से लाइट जो होती है वो एंटर होती है और रेटिना पे जाके क्या होती है, वो फोकस करती है. ये देखिए यहाँ पे आइरिस है और ये पीपल है, तो यहाँ पे जो लाइट होगी वो एंटर करेगी और जाके रेटिना पे यहाँ पे क्या करेगी, वो फोकस करेगी. नेक्स्ट है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई. अब जो हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है हमारी आई का, इंटरनल स्ट्रक्चर जो आई के अंदर है. सो लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन आई. द लेंस इज अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी बाय लिगामेंट्स. लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स लेंस है हमारी आई के. जो लेंस है वो अटैच्ड है किससे, सिलियरी बॉडी से. ये क्या है, अटैच्ड है लिगामेंट्स के थ्रू. क्या है कि जो लेंस है वो अटैच्ड है सिलियरी बॉडी से बाय लिगामेंट्स. द लेंस अलोंग विद द कॉर्निया रिफ्लेक्ट्स लाइट. क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लेंस है, द लेंस अलोंग विद द कॉर्निया रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तभी यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे जो लाइट है वो जाके फोकस करती है और इमेज को क्रिएट करती है. नेक्स्ट है रेटिना. इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. रेटिना हमारी इनर मोस्ट लेयर है आई की. इट इज अ लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट एज अ फिल्म ऑफ कैमरा. ये क्या है, लाइट सेंसिटिव है, लाइट जो है वो रेटिना पे जाके फोकस करती है और वहां पे इमेज को क्रिएट करती है रेटिना पर. तो ये क्या है कि लाइट सेंसिटिव है और ये कैमरा की तरह, एक फिल्म ऑफ कैमरा की तरह एक्ट करती है. 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स, 3 लेयर्स होती हैं किसकी, न्यूरल सेल्स की, आर प्रेजेंट इन देम. वो क्या कौन कौन सी होती है, गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स. अब ये 3 न्यूरल सेल्स क्या है, हमारी गैंग्लियन है, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स है. इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस फॉर द विजुअल परसेप्शन बाय द ब्रेन. ये तीनों हमारी नर्व सेल्स क्या करती है कि ये जो है इमेज को कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल नर्व्स में. तो फिर वहां पे क्या होगा कि विजुअल परसेप्शन हो जाता है हमारे ब्रेन के थ्रू. तो लेंस और रेटिना को हम देख लेते हैं कि ये कहां पे है. सो देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा रेटिना है. यहाँ पे रेटिना पे क्या होता है कि लाइट जो है वो फोकस करती है, रेटिना पे आके क्या होता है, लाइट फोकस करती है. और लेंस, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा लेंस है, इसके थ्रू जो है वो लाइट हमारे रेटिना पर जाके क्या करेगी, वो फोकस करेगी. नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व. इट इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई. आई के पिछली साइड पे क्या होती है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो सिचुएटेड होती है. ऑप्टिक नर्व की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं. The optic nerves carry all the nerves impulses from the retina to human brain for perception. यहाँ पे क्या है, जो ऑप्टिक नर्व्स है वो कैरी कर रही है सारी नर्व्स को, नर्व इंपल्सेस को, कहां से, रेटिना से. और यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो परसेप्शन कर रहा है उस चीज का. फिर वहां पे वो क्या होगी, परसेप्शन करेगा और इमेज को आपके ब्रेन में क्रिएट कर देगा. एक्वस ह्यूमर, इट इज अ वाटरी फ्लूइड. ये क्या है, वाटरी फ्लूइड है, प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस.
कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आपकी कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होगा। इट नरिशेस द आई एंड कीप्स इट इन्फ्लेटेड। ये क्या करेगा? आपकी आई को नरिश करेगा और इन्फ्लेटेड रखेगा, अच्छी तरह से इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट आता है विट्रस ह्यूमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी आई में इसका होना। इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में क्या होगा? पाया जाएगा। इट कंटेन्स वाटर, 99% वाटर जो है वो विट्रस ह्यूमर कंटेन करता है। कोलेजन और प्रोटीन, साथ ही साथ कोलेजन और प्रोटीन्स को भी ये क्या करेगा? कंटेन करेगा। मेन फंक्शन ऑफ द विट्रस ह्यूमर इज टू प्रोटेक्ट द आई एंड मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप। मेन फंक्शन क्या है? कि आई को प्रोटेक्ट करेगा और उसके स्फेरिकल शेप में जो वो हमारी आई है उसको मेंटेन रखने में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये है हमारे मतलब ऑप्टिक नर्व, एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तो देखते हैं हम ऑप्टिक नर्व जो है वो कहां पे सिचुएटेड है। ये देखिए पोस्टीरियर साइड पे ये जो है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ पर सिचुएटेड है। आई के अंदर ये जो होता है 99% क्या करता है? वाटर को कंटेन करता है और हमारी आई को नरिश करता है। साथ ही साथ हमारी आई के स्फेरिकल शेप में होने को ये क्या करेगा? मेंटेन करता है। तो ये था हमारा विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व्स एंड रेट एंड एक्वियस ह्यूमर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द आई। अब आई की फिजियोलॉजी क्या है? मतलब आई क्या फंक्शन है हमारी आई का? सो कैप्चर लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कैप्चर करेगी लाइट को और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या कर देगी? उसको कन्वर्ट कर देगी। दैट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। जो किससे इंटरप्रेटेड होंगे? हमारे ब्रेन से। क्या होगा कि ब्रेन मतलब यहाँ पे लाइट कैप्चर होगी, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी और इंटरप्रिटेटेड होगी किसके थ्रू? ब्रेन के थ्रू। दिस प्रोसेस इज नोन एज विजन। ब्रेन क्या करेगा कि हमारे मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कन्वर्ट हुए, ब्रेन क्या करेगा? इमेज को हमारे मतलब दिमाग में क्या करेगा? फॉर्म कर देगा। तो उसी चीज को हम बोलते हैं विजन। क्या बोलेंगे? विजन। एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल। उसी के साथ आई का क्या काम होता है कि ये जो होती है हमारी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट मतलब कितनी मात्रा में जो लाइट है वो एंटर करेगी। कहां पर? एंटर द आई थ्रू द पीपल। पीपल के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगा? विच डायलेट, जो डायलेट करेगा और कंस्ट्रिक्ट करेगा इन रिस्पॉन्स टू लाइट लेवल। लाइट लेवल के रिस्पॉन्स में कितना डायलेट करेगा, कितना कंस्ट्रिक्ट करेगा? किसके लेवल में? लाइट के लेवल में। This helps to protect the retina from being damaged by too much light. इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारी रेटिना प्रोटेक्टेड रहती है ताकि ज्यादा लाइट जो है वो रेटिना को डैमेज ना करे। तो ये लाइट के अमाउंट को क्या करती है? मेंटेन रखती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो प्यूपिल के थ्रू हमारी आई में रेटिना तक पहुंचना है। नेक्स्ट है फोकस इनकमिंग लाइट ऑन टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। उसी के साथ जो फोकस मतलब जो इनकमिंग लाइट का फोकस है उसको भी ये क्या करती है? मेंटेन करती है रेटिना पर, जो कि बैक ऑफ द आई पे होता है। द रेटिना कंटेन्स फोटोरिसेप्टर्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना क्या कंटेन करता है? यहाँ पे जो रेटिना है वो कंटेन कर रहा है फोटोरिसेप्टर्स को। मतलब क्या कर रहा है? जो फोटो का रिसीव कर रहा है, मतलब फोटोरिसेप्टर्स होते हैं इनमें, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? रॉड्स एंड कोन्स बोल रहे हैं। which convert light into electrical signals that are sent to the brain via optic nerve. ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा उस मतलब जो फोटो रिसेप्टर्स है वो क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो हमारी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ब्रेन में जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? हमारी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये क्या होगी? वो हमारी ब्रेन में जाएंगे और मतलब क्या करेंगे कि इमेज को वहां पे जाके फॉर्म कर देंगे। Provide visual cues for depth perception and spatial awareness which help us to navigate and interact with our environment. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या करता है? प्रोवाइड विजुअल क्यूज। जो विजुअल क्यूज होते हैं उनको भी प्रोवाइड करता है। डेप्थ परसेप्शन प्रोवाइड करता है। जो विजुअल क्यूज होते हैं वो हमें किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? ताकि हम डीपली परसीव कर सके, अच्छे से परसीव कर सके और स्पेशल अवेयरनेस हमारे अंदर हो, और ताकि हम क्या कर सके? अपने जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके साथ हम इंटरैक्ट कर सके। हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है हम क्या कर सके? उसके साथ प्रॉपर वे में क्या करें? इंटरैक्ट करें।
हेल्प अस टू सी कलर बाय सेपरेटिंग लाइट्स। इसी के साथ आई का क्या काम है कि हम इससे कलर्स को देख सकते हैं। कलर्स जो है हम इनको देख सकते हैं, जो क्या मतलब किसके कैसे कब होता है ऐसा, जब हम कलर्स को क्यों कैसे परसीव करते हैं, लाइट को सेपरेट कर देता है। लाइट को क्या कर देती है, जो आई होती है वो सेपरेट कर देती है, उसके थ्रू हम कलर को क्या करेंगे देख सकते हैं इनटू इट्स डिफरेंशियल वेवलेंथ्स, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स में, एंड डिटेक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ईच वेवलेंथ। उसी के साथ डिटेक्ट करेंगे किसको, रिलेटिव इंटेंसिटी को, हर वेवलेंथ की जो भी रिलेटिव इंटेंसिटी है उसको हम क्या करेंगे डिटेक्ट करेंगे। सो ये उसी के साथ है हमारे नेक्स्ट फंक्शंस, मेंटेन आई हेल्थ एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। साथ ही साथ इसका क्या फंक्शन है कि हमारी आई हेल्थ को भी मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई फ्रॉम डैमेज। डेलिकेट मतलब बहुत ही जो क्या बोलते हैं कि नाजुक से जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा ताकि जो आई है वो हमारी डैमेज ना हो, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो। द आई इज इक्विप्ड विद वेरियस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सच एज आईलेट्स व्हिच हेल्प्स टू कीप द सरफेस ऑफ द आई मॉइस्ट एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई के पास बहुत सारी मैकेनिज्म होती है जो क्या करती है, हमारी आई को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसमें से एक क्या है, आईलिड्स। हमारी आईलिड्स का क्या काम है, हमारी आईलिड्स क्या करती है कि हमारे जो आई के सरफेस है उसको मॉइस्ट रखती है, नरिश रखती है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को एंटर होने से प्रिवेंट करती हैं, और किसी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी आई में जाने से भी क्या करती है, आईलिड प्रिवेंट करती है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आई आर फोकस ऑन लाइट वेव्स। आई का सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन क्या है कि इसका क्या काम है कि लाइट को क्या करना है, फोकस करना है, and to stimulate the photoreceptors that are located in the retina। उसी के साथ रेटिना में जो फोटोरिसेप्टर्स है उनको स्टिमुलेट करना है, क्या करना है, रेटिना में जो फोटोरिसेप्टर्स है उनको स्टिमुलेट करना है ताकि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाए और हम क्या करें, इमेज को परसीव करें। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ आई। तो हमने क्या स्टडी किया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक सी चीजें मैंने बताई हैं जो क्या कर सकती हैं, आपको हेल्पफुल होंगी, मतलब क्या करेंगी, आपके डिसऑर्डर्स को स्टडी करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है आई डिसऑर्डर्स। आई डिसऑर्डर्स में सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 कंडीशंस को स्टडी करेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेस बायोपिया। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही कंडीशन स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपिया स्टडी करेंगे। आज हम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर्स होते क्या हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, डिजीज डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले हम रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर आ रहा है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेस बायोपिया। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है। सो refractive error means that the shape of the eye does not bend correctly, resulting in the blurred image। क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जो शेप है हमारी आई की वो does not bend, वो अच्छे से बेंड नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमें ब्लर दिख रही है। bend correctly resulting in a blurred image in refractive errors। उसी के साथ refractive errors vision is impaired। रिफ्रैक्टिव एरर्स का जो विजन है वो इंपेयर्ड होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ अ शॉर्टेन एंड इलोंगेटेड आई बॉल। शॉर्टेन या तो छोटी हो गई है, इलोंगेटेड या तो लंबी, मतलब क्या रहा, दूर या पास की चीजें जो हमें सही से नहीं दिखेंगी। शॉर्टेन या फिर इलोंगेटेड आई बॉल की वजह से, जो कि प्रेजेंट लाइट रेज फ्रॉम फोकसिंग शार्पली ऑन द रेटिना, जो क्या करेंगे, शार्पली फोकस करेंगी रेटिना पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आई मतलब जो लाइट है वो फोकस नहीं हो पाएगी हमारे प्रॉपरली रेटिना पर, इसकी वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर्स जो है वो कॉज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब जो आई है वो अच्छे से बेंड नहीं हो पाती, करेक्टली बेंड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लर्ड इमेज जो है वो यहाँ पे शो होती है। तो इसी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स अकर होते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स हम देखते हैं सबसे पहले इमेट्रोपिया। ये शॉर्ट नोट्स है, मतलब क्या है कि आपको ये 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्या होता है इमेट्रोपिया, क्या है मेट्रोपिया, क्या है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको बताया है। इमेट्रोपिया ये भी रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर ही है। इमेट्रोपिया में क्या, ऑफन रेफर्ड टू एज 20/20 विजन, इज द स्टेट ऑफ नॉर्मल विजन। इमेट्रोपिया नॉर्मल कंडीशन, आपकी विजन बिल्कुल प्रॉपर होगी, मतलब 20/20 आपकी विजन है,
कोई भी abnormality नहीं है, नॉर्मल विजन है आपका। where light rays are focused perfectly, यहाँ पे जो लाइट रेज है, जो लाइट आ रही है आपकी, जो लाइट रेज है वो परफेक्टली रेटिना पे फोकस कर रहे हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी यहाँ पर नहीं है। देन क्या है, रिजल्टिंग इन अ क्लियर एंड क्रिस्प इमेज विदाउट द नीड ऑफ करेक्टिव लेंस। यहाँ पे क्या है कि लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके रेटिना पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है, प्रॉपर क्लियर इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है, कोई भी यहाँ पे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। मतलब जो बिना करेक्टिव लेंसेज के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब विजन जो है आपको क्लियरली दिखेगा। एमेट्रोपिया, रिफ्रैक्टिव occurs when the eye shaped prevents the light from focusing correctly on the retina। यहाँ पर आके रिफ्रैक्टिव एरर अकर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेज है वो पूरी तरीके से क्या हो रही है, रेटिना पर फोकस नहीं कर रही है, रिजल्टिंग इन ब्लर्ड इमेज, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें धुंधलापन दिखाई देगा, मतलब जो चीजें हैं वो धुंधली दिखाई देंगी, ब्लर दिखाई देंगी। इट इज कॉमन आई कंडीशन, ये बहुत ही कॉमन आई कंडीशन है, दैट कैन बी कॉज्ड बाय एन अबनॉर्मली शेप्ड, कॉमन आई कंडीशन है जो कैसे कॉज होती है, अबनॉर्मली शेप्ड और साइज्ड आईबॉल। क्या होगा, जब आपकी आईबॉल का साइज अबनॉर्मल हो जाएगा तब ये कंडीशन यहाँ पे आकर होने का चांस है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स आर नियर साइटेडनेस, मायोपिया एंड फार साइटेडनेस, हाइपरोपिया। यहाँ पे क्या है, जो मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स है वो कौन से हैं, नियर साइटेडनेस, मायोपिया एंड फार साइटेडनेस, हाइपरोपिया। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिव एरर्स आर फ्रीक्वेंटली कैरेक्टराइज्ड एज, इनको क्या है कि फ्रीक्वेंटली कैटेगराइज किया गया है स्फेरिकल एरर्स में और सिलेंड्रिकल एरर्स में। सो स्फेरिकल एरर्स में क्या, इट अकर व्हेन द ऑप्टिकल पावर ऑफ आई इज ईदर टू लार्ज और टू स्मॉल टू फोकस लाइट करेक्टली ऑन द रेटिना। क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑप्टिकल पावर है हमारी आई की, जो हमारी ऑप्टिकल पावर है हमारी आंख की, हमारी आई की, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ तो बड़ी होगी, लार्ज होगी, या बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, जो रेटिना पर प्रॉपरली क्या कर रही है, फोकस नहीं कर पा रही है। तो इसमें क्या कंडीशंस हो सकती है, मायोपिया, हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जैसी कंडीशन यहाँ पे आपको होगी। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल एरर्स, इट अकर्स व्हेन द ऑप्टिकल पावर ऑफ आई इज टू पावरफुल और टू वीक। यहाँ पे जो ऑप्टिक पावर है आपकी आएगी वो बहुत ज्यादा यहाँ तो पावरफुल हो जाएगी, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, या बहुत ज्यादा वीक या कमजोर हो जाएगी, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म और प्रेस बायोपी। मतलब स्फेरिकल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्टिक पावर ऑफ आई जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज या स्मॉल हो रही है, और यहाँ पे जो ऑप्टिकल पावर है आई की वो बहुत ज्यादा पावरफुल या फिर बहुत ज्यादा वीक हो रही है। तो ये कैटेगरीज थी। तो अब हम स्टडी करते हैं हमारी मेन कंडीशंस। फर्स्ट है हमारी मायोपिया। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो मतलब ऑब्जेक्ट्स है वो रेटिना पे फोकस हो रही है, नॉर्मल आई है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, सामने से फोकस कर रहे हैं, मतलब नियर साइटेडनेस, पास की चीजों में देखने में यहाँ पे क्या होगी, आपको दिक्कत हो सकती है। सो हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इट इज एन विजन कंडीशन इन विच पीपल कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स बट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे अपीयर ब्लर्ड। यहाँ पे क्या है कि क्लोज ऑब्जेक्ट्स पीपल देख सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स तो हैं वो जो मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स उनको यहाँ पे ब्लर दिखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्या यहाँ पे कि मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन एरर। नियर साइटेडनेस में क्या बोला गया है कि यहाँ पे कंडीशन होती है जहां पे जो पीपल होते हैं वो क्या है कि पास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब पास की चीजों को अच्छे से वो देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजें उन्हें क्या होती है, बहुत ही ब्लर दिखाई देती है। टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन एरर है जिसमें जो पैरेलल रेज है हमारी लाइट की वो इंफिनिटी से आ रही है, फोकस कर रही है हमारे रेटिना पे, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। ऐसा क्यों हो रहा है, मायोपिया जैसी कंडीशन या डिसऑर्डर जो है वो क्यों हो रही है। तो क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स। यहाँ पे क्या है, ये किस पे डिपेंड है, अंडरलाइन मैकेनिज्म पर। किस पे डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मायोपिया। सो फर्स्ट है एक्सियल मायोपिया, कर्वेचर मायोपिया एंड इंडेक्स मायोपिया। सो एक्सियल मायोपिया में हम क्या देखते हैं कि इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ मायोपिया। ये मायोपिया की कॉमन फॉर्म है। एक्सियल मायोपिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड
एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आई बॉल देन नॉर्मल। एक्सियल मायोपिया क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंथ जो है हमारी आई की वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से किससे बढ़ गई है, जो हमारी नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ है आई बॉल की, उससे ये क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है कर्वेचर मायोपिया। इट अकर्स व्हेन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और द लेंस इज मोर देन नॉर्मल। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो कर्वेचर है हमारे कॉर्निया का वो क्या हो गया कि वो जो कर्वेचर है कॉर्निया का और जो लेंस है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। क्या हो गया यहाँ पे, नॉर्मल से जो उसका मतलब जो साइज है वो क्या हो गया है, वो ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट है इंडेक्स मायोपिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडिया पर्टिकुलरली द कॉर्टेक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इज मोर देन नॉर्मल। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस का जो कॉर्टेक्स है वो क्या हो गया है, नॉर्मल से ज्यादा हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो गई है चीजें, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर मायोपिया हो गया है। फिर हमारा दूसरा टाइप आता है क्लिनिकल टाइप ऑफ मायोपिया। क्लिनिकल टाइप ऑफ मायोपिया में क्या आते हैं, कंजेनाइटल मायोपिया, सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, सिंपल और डेवलपमेंट मायोपिया मतलब जब डेवलपमेंट की स्टेज पे अगर आपको मायोपिया हो गया है, पैथोलॉजिकल मायोपिया किसी डिजीज की वजह से। तो हम देखते हैं कंजेनाइटल मायोपिया, इट इज प्रेजेंट एट बर्थ। कब प्रेजेंट है, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है, एंड यूजुअली यूनिलेटरल सीन मोर फ्रीक्वेंटली इन चिल्ड्रंस हु वर बोर्न प्रीमैच्योर और विद वेरियस बर्थ डिफेक्ट्स। कंजेनाइटल मायोपिया उन बच्चों में ज्यादा देखा जाता है जो प्रीमैच्योर होते हैं, मतलब अपने डिलीवरी टाइम से पहले ही वो डिलीवर हो जाते हैं, तो जिनको पहले से ही क्या है बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, तो उनमें कंजेनाइटल मायोपिया होने का चांस होता है। नेक्स्ट है सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट स्टेज पे किसी बच्चे को अगर मायोपिया हो रहा है तो उसको हम सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या है कि स्कूल गोइंग एज में देखने को मिलता है, seen in school going age that is 8 to 12 years. Physiological variation in length of eyeball. यहाँ पे क्या है कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हो रहा है, कहाँ पे, आई बॉल की लेंथ में। अंडर डेवलपमेंट ऑफ आई बॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई बॉल का अंडर डेवलपमेंट, अच्छे से डेवलप नहीं हुई है हमारी आई बॉल। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल मायोपिया। सो caused by normal or extreme elongation of the axial length of the eye that does not change. क्या हो रहा है कि पैथोलॉजिकल मायोपिया क्यों हुआ है कि अब नॉर्मल या फिर एक्सट्रीम इलोंगेशन बढ़ गया, एक्सट्रीम इलोंगेटेड हो गई क्या चीज, जो आई की हमारी एक्सियल लेंथ है वो, जो कि क्या हो गई है, अब चेंज नहीं हो रही है। तो ये है हमारा पैथोलॉजिकल मायोपिया। तो क्लिनिकल जो हमारे कॉजेस हैं वो दो में डिवाइड है, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन मैकेनिज्म एंड क्लिनिकल टाइप्स में। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब हम स्टडी करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि अब क्या होगा, मतलब कॉजेस की वजह से बॉडी में क्या हैपनिंग होगी जिसकी वजह से मायोपिया हो। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉजेस की वजह से क्या हुआ कि रेटिना की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, मोर ग्रोथ ऑफ द रेटिना, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा, इसकी वजह से स्क्लेरा जो है वो स्ट्रेच अप हो रही है। इंक्रीज्ड एक्सियल लेंथ, और एक्सियल लेंथ भी बढ़ जाएगी, जब स्क्लेरा स्ट्रेंथ होगी तो उसकी वजह से इट लीड्स टू इंक्रीज्ड एक्सियल लेंथ। डीजनरेशन ऑफ कोरॉइड, अब जो कोरॉइड है उसका डीजनरेशन हो रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ रेटिना का भी डीजनरेशन होगा। जब कोरॉइड का डीजनरेशन होगा, रेटिना का डीजनरेशन होगा, तो यहाँ पर विट्रस का डीजनरेशन होना तो बनता ही है। जब इन तीनों चीजों का डीजनरेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। क्या था, ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से रेटिना में ज्यादा ग्रोथ हुई, स्क्लेरा की स्ट्रेचिंग हुई, एक्सियल लेंथ यहाँ पे बढ़ गई। उसके बाद किस किस का डीजनरेशन हुआ, यहाँ पे कोरॉइड का, रेटिना का और विट्रस का, और फिर क्या हुआ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर किसी भी इंसान को मायोपिया है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स उसको देखने को मिलेंगे। पहला है ब्लर्ड विजन व्हेन लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मायोपिया है, मुझे नियर साइटेडनेस है, तो मुझे दूर के जो भी ऑब्जेक्ट्स या दूर की चीजें मुझे धुंधली दिखाई देंगी, उनमें कोई भी विजिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, पास की चीजें मुझे अच्छे से दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीजें मुझे बिल्कुल ब्लर दिखेंगी। हेडेक कॉज्ड बाय आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन होगा, हम क्या है कि दूर की चीजें देख रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं देखने की, तो आई स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से हेडेक होने का भी चांस
है, होता ही है, नॉर्मली मायोपिया में हेडेक होता है। डिफिकल्टी इन सीइंग व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल स्पेशली एट नाइट, ड्राइविंग के टाइम पे आपको देखने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि क्या है कि ड्राइविंग में तो आपको दूर की चीजें ही तो देखनी है, तो क्या है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी ड्राइव करने के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अ चाइल्ड विद नियर साइटेडनेस, अब एक बच्चा है जिसको नियर साइटेडनेस है, may need to sit closer to the TV screen in front of the classroom। अब उसको क्या नीड होती है कि अगर वो टीवी भी देख रहा है तो बहुत पास से देखेगा, साथ ही साथ अगर वो क्लासरूम में बैठा है तो उसे बोर्ड पे कोई चीजें जो है पीछे बैठेगा तो दिखाई नहीं देंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे फ्रंट बेंच पे बैठ के उसको हर चीज जो है वो देखनी पड़ेगी। सीन टू बी अनअवेयर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो क्या अनअवेयर होता है, क्या है कि अनअवेयर होता है, दूर की चीजों को लेके बिल्कुल अनअवेयर होता है, उसे नहीं पता होता कि क्या है, क्योंकि जो इमेज है वो पूरी की पूरी ब्लर दिख रही है। रब इज आई फ्रीक्वेंटली, बार बार अपनी आंखों को क्या करेगा, वो रब करेगा, बार बार करेगा, एक बार नहीं पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार ये चीज वो करेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम वो स्टडी करते हैं बेसिक आई एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक आई एग्जामिनेशन करेंगे, विच इंक्लूड्स आर रिफ्रैक्शन असेसमेंट एंड एन हाई हेल्थ एग्जाम। इसमें क्या है कि इंक्लूड करेगा रिफ्रैक्शन असेसमेंट को, और इसमें आई हेल्थ भी देखेंगे, आई हेल्थ एग्जामिनेशन भी हम करेंगे। ये हमारा बेसिक एग्जामिनेशन है हमारी आई का। फिर हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में क्या करते हैं हम, टू डिटरमाइन द विजुअल क्लैरिटी और शार्पनेस ऑफ विजन ऑफ अ पेशेंट, कितना क्लियर पेशेंट को दिख रहा है और कितना शार्पली उसको दिख रहा है, वो हम क्या करते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट में हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम क्या करेंगे, अ लाइटेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द आई। इसमें एक लाइटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डॉक्टर यूज करता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं आपके आई के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको देखने के लिए, जिसमें क्या क्या देखते हैं, रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व्स, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स ही क्या करती हैं, हमें देखने में हेल्प करती हैं। फोकस होगा रेटिना पे, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू क्या होता है कि अगर हमारी ऑप्टिक नर्व किसी भी वजह से डैमेज हो गई है या प्रेस हो गई है, तो क्या होगा कि वहां पे हमें ब्लाइंडनेस हो सकता है, वो प्रेस होगी तो मे बी टेम्पररी ब्लाइंडनेस या फिर परमानेंटली ब्लाइंडनेस हमें हो सकता है। तो इसमें हम रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स को ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम चेक करते हैं। नियर विजन टेस्ट, साथ ही साथ इसमें हम नियर विजन टेस्ट भी करेंगे। An eye test that is used to check your near vision and how well you can see up close। इसमें आप नियर विजन टेस्ट करेंगे कि मतलब आपको बुक दे दी जाएगी या फिर कोई भी चार्ट वगैरह दे दिया जाएगा, उससे आप क्या करेंगे कि आप मतलब आपको पास में ये देखने के लिए कि आप कम से कम पास की चीजें को अच्छे से देख रहे हैं, अगर आप दूर की नहीं देख पा रहे तो पास की चीजें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे नियर विजन टेस्ट करते हैं। तो ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, विजुअल एक्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी कर रहे हैं और नियर विजन टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मायोपिया को आप कैसे मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। सो मायोपिया इज करेक्टेड बाय प्रिवेंटिंग कॉनकेव स्फेरिकल लेंसेज। क्या है कि मायोपिया को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, कॉनकेव या फिर स्फेरिकल लेंसेज से, जो कि एग्जैक्ट पावर के होने चाहिए। द पावर इज रिक्वायर्ड, एग्जैक्ट पावर इज रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड बाय द रेटिनोस्कोपी। जो किससे डिटरमाइन होगी, रेटिनोस्कोपी के थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे। क्या ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि इसमें कॉनकेव और स्फेरिकल लेंसेज का यूज करेंगे, जो कि जिनकी पावर एग्जैक्ट होनी चाहिए, और इन पावर को हम किससे डिटरमाइन करेंगे, रेटिनोस्कोपी के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं मायोपिया वाले पेशेंट्स में। कॉन्टैक्ट लेंसेज इज क्वाइट इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इनसाइड मायोपिया, which eliminate peripheral distortion caused by thick lenses। यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं मायोपिया के लिए, ये एलिमिनेट कर देते हैं जो भी डिस्टोरेशन हुआ है, पेरिफेरल डिस्टोरेशन हुआ है उसके लिए, जो कि थिक लेंसेज के थ्रू कॉज हुआ है, जो हमारे थिक लेंसेज है उसके थ्रू कॉज हुआ है। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लेंसेज का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एडवाइस पेशेंट फॉर आई हाइजीन, प्रॉपर पोजीशन, गुड इल्यूमिनेशन एंड करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम बुक। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसे क्या करना है, अपनी आई की प्रॉपर हाइजीन करनी, मतलब क्या है, हाइजीन रखनी है, अपने प्रॉपर आंखों को साफ रखना है, उन्हें बिल्कुल गंदा नहीं रखना है, उन्हें प्रॉपर वाटर से वॉश करना है। साथ ही साथ प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए आई की, गुड इल्यूमिनेशन, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हमारे आई का इल्यूमिनेशन है वो भी बेहतर होना चाहिए। और जो हम कोई भी अगर
किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या फिर कॉपी से कोई भी चीज रीड कर रहे हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल पास से नहीं पढ़ना है। कम से कम हमारे क्या होना है कि प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए हमारे आई से, ताकि क्या हो कि हमारी आईज में स्ट्रेन ना हो। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकली हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं मायोपिया को? सबसे पहले रेडियल कैरोटोटमी। इसमें क्या है, रेडियल कैरोटोटमी में क्या है, मल्टीपल रेडियल इंसिजन्स आर गिवन इन द पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया इन ऑर्डर टू फ्लैटन इन द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। क्या करेंगे इसमें, मल्टीपल रेडियल इंसिजन्स, मतलब बहुत सारे रेडियल इंसिजन्स को करेंगे कहां पर, हमारे जो कॉर्निया की पेरिफेरी स्पेस है, सरफेस पे, पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया, ताकि चाहे जो हमारी कॉर्निया का कर्वेचर जो बढ़ गया है वो क्या हो सके, वो फ्लैटन हो सके और पेशेंट को अच्छा विजुअलाइज हो सके। लेसिक लेजर, इट इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म लेजर आई सर्जरी। बहुत ही कॉमन सर्जरी है, ज्यादातर हम इसको परफॉर्म करते हैं मायोपिया को ट्रीट करने के लिए। लेसिक प्रोसीजर रीशेप द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। ये क्या करता है, जो लेसिक प्रोसीजर है वो क्या करता है, जो हमारी आई का जो सरफेस है उसको रीशेप करता है, पहले जैसा बना देता है, टू इनेबल लाइट एंटरिंग द आई, जिससे जो लाइट है वो प्रॉपर तरीके से आई में एंटर करे और रेटिना पर फोकस करे विदाउट ग्लासेस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, मतलब बिना किसी ग्लासेस के या कॉन्टैक्ट लेंसेज के। बहुत ही कॉमन प्रोसीजर इसमें क्या है, मायोपिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। बहुत ही इसमें क्या करते हैं, जो आई का जो शेप है उसको रीशेप करते हैं, ताकि जो पेशेंट है, जो आई है वो एंटर करे प्रॉपर्ली, रेटिना पर फोकस करे और अच्छे से इमेज क्या है वो फॉर्म हो बिना किसी लेंसेज या ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज के। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस। क्या करेंगे उसके बाद, रिमूवल ऑफ क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस, रिमूवल ऑफ लेंस एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट। क्या करेंगे यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट्स को रिमूव करेंगे एक्सट्रैक्शंस विद IOL इंट्राओकुलर लेंसेज के साथ। इम्प्लांटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट पावर इज बीन रिकमेंडेड, और उसके बाद इम्प्लांट करेंगे एप्रोप्रिएट पावर के लेंसेज को जो रिकमेंड वहां पे है। ऑर्थोकेरेटोलॉजी, it is the process that uses a specially designed contour of the cornea। ऑर्थोकेरेटोलॉजी क्या है, एक प्रोसेस है जो यूज किया गया है, स्पेशली डिजाइन किया गया है, किसके लिए, कॉर्निया को कंट्रोल करने के लिए, कॉर्निया को सही करने के लिए, ताकि मायोपिया को रिड्यूस किया जा सके। ऑर्थोकेरेटोलॉजी अदर नेम इज ऑर्थोकेरेटोलॉजी को हम ऑर्थो के भी बोलते हैं, और समटाइम्स कॉल्ड कॉर्नियल रीशेपिंग, कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव थेरेपी और विजन शेपिंग भी हम इसको बोलते हैं। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट मायोपिया का। मायोपिया में हमने क्या पढ़ा कि इसमें हमें पास की चीजें अच्छे से दिखती है, लेकिन दूर की चीजें हमें ब्लर दिखती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि लाइट एंटर तो कर रही है लेकिन प्रॉपर्ली वो रेटिना पर फोकस नहीं कर रही है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इमेज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ, बिहाइंड द रेटिना पे फोकस कर रही है, मतलब इसकी वजह से लाइट यहाँ पे एंटर हुई, वो रेटिना के पीछे जाके क्या कर रही है, यहाँ पे इमेज को फॉर्म कर रही है, इमेज फोकस बिहाइंड द रेटिना। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इट इज एन एरर ऑफ रिफ्रैक्शन in which parallel rays of light coming from the infinity are focused behind the retina when accommodation is at rest। यहाँ पे पेशेंट को मतलब क्या होता है कि इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसको दूर की चीजें क्या होती है बिल्कुल साफ दिखती है, लेकिन पास की चीजें उसको क्या होती है वो ब्लर दिखती है। तो ये क्या एक रिफ्रैक्टिव एरर है, जहाँ पे पैरेलल रेज जो है वो आती है, लाइट जो है वो लाइट आती है पैरेलल रेज से, कमिंग फ्रॉम एन इंफिनिटी, इंफिनिटी से बिहाइंड, और फोकस कहाँ करती है, रेटिना के पीछे फोकस करेंगी, जब अकोमोडेशन क्या होगा हमारा रेस्ट पे होगा तब। इसी वजह से यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया जो है वो अकर होता है। ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। अब इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स क्या है। सो डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन मैकेनिज्म, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। पीछे हमने क्या पढ़ा था, एक्सियल मायोपिया, कर्वेचर मायोपिया एंड इंडेक्स मायोपिया। यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द शॉर्टर एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आईबॉल देन नॉर्मल। वहां पे इंक्रीज हो रही थी,
उसमें मायोपिया में जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे शॉर्ट हो रही है। तो यहाँ क्या है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द शॉर्टर एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आई बॉल। यहाँ पे आई बॉल की जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंथ है वो छोटी हो गई है, शॉर्ट हो गई है नॉर्मल से। समझ में आया? नेक्स्ट है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। इट अकर्स ड्यू टू द फ्लैट कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। यहाँ पे क्या हो गया कि जो कॉर्निया में क्या हो रहा है कि मतलब जो कर्वेचर है बिल्कुल फ्लैट हो गया है और लेंस का भी कर्वेचर फ्लैट हो गया है, नॉर्मल से एकदम फ्लैट हो गया है। नेक्स्ट है इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इन इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट मीडिया, क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट मीडिया का, पर्टिकुलरली क्या, कॉर्टेक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का जो कॉर्टेक्स है वो लेंस जो है यहाँ पे वो क्या हो गया, लेस हो गया है, कम हो गया है, किससे, नॉर्मल से। मतलब यहाँ पे क्रिस्टलाइन कॉर्टेक्स का जो लेंस है वो कम हो गया है नॉर्मल से। तो ये थे हमारे 3 अंडरलाइन मैकेनिज्म जो कि डिपेंड है अंडरलाइन मैकेनिज्म पे। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, इंडेक्स। एक्सियल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर आई बॉल की जो लेंथ है वो छोटी हो गई है। कर्वेचर में क्या हो रहा है कि जो फ्लैट कर्वेचर हो गया है, यहाँ पे जो कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो फ्लैट हो गया है और यहाँ पे क्रिस्टलाइन कॉर्टेक्स जो है वो क्या हो गया है, लेस हो गया है नॉर्मल से। नेक्स्ट है क्लिनिकल टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये 2 टाइप्स का है, सॉरी ये 4 टाइप्स का है। कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया, सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया एंड फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या है कि कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि इट इज प्रेजेंट एट बर्थ। कंजेनाइटल का मतलब है कि बर्थ टाइम पर ही प्रेजेंट है एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद अदर कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द आई बॉल। साथ ही साथ ये किससे एसोसिएटेड हो सकता है, अदर कंजेनाइटल एनोमलीज से भी। आई बॉल की मतलब कुछ और भी कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कंजेनाइटल हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है जो कि बर्थ टाइम पे ही प्रेजेंट होता है। सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, बहुत ही कॉमन टाइप का हाइपरमेट्रोपिया है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आई बॉल। यहाँ पे जो आई का डेवलपमेंट हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशन हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें वेरिएशन हो रहा है आई बॉल की डेवलपमेंट में विद ग्रोथ, द आई बॉल ग्रोथ। जैसे जैसे आई बॉल की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे किसमें, साइज में, यहाँ पे किसमें वेरिएशन होगा, साइज में। हाइपरमेट्रोपिया इज ग्रेजुअली डिमिनिश्ड। उसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ जो हाइपरमेट्रोपिया है वो क्या होगा कि ग्रेजुअली वो खत्म हो जाएगा सिंपल और डेवलपमेंटल हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट है पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस टाइप द हाइपरमेट्रोपिक रिजल्ट्स फ्रॉम बैकवर्ड और पोस्टीरियर प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर जो हाइपरमेट्रोपिक है वो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो बैकवर्ड और जो पोस्टीरियर प्लेसमेंट है क्रिस्टलाइन लेंस की वो जो है वो पोजीशन जो है वो कहाँ हो गई है, बैकवर्ड और पोस्टीरियर तरफ चली गई है। क्या है कि हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस की जो पोजीशन है वो बैकवर्ड और पोस्टीरियर उसका वहां पे क्या हो गया, प्लेसमेंट हो गया है। नेक्स्ट है फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। इट रिजल्ट्स फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पे क्या है, जो हमारी अकोमोडेशन है वहां पे उसका पैरालाइज हो गया है, बिल्कुल वो क्या होगी, शट हो गई है, काम करना उसने बंद कर दिया है, एब्सोल्यूट पैरालाइज हो गया, यहाँ पे कोई भी वर्क उसका नहीं हो रहा है। Accommodation as seen in the patient with third nerve paralysis and internal ophthalmoplegia। यहाँ पे क्या होगा कि जो थर्ड नर्व होगी वो पैरालाइज होगी और साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पर इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेगिया यहाँ पे होने का चांस है। तो ये था हमारा पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया एंड फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या है हाइपरमेट्रोपिया के। स्मॉल एरर प्रोड्यूस नो सिम्टम्स, इसमें कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। देयर इज डिफिकल्टी इन डूइंग क्लोज वर्क एंड द लेटर बिकम ब्लर। हाँ, ये हो सकता है कि क्या होता है कि आपको क्लोज वर्क करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है और जो आपके पास के जो ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये क्या है लॉन्ग साइटेडनेस है, तो इसमें पास के ऑब्जेक्ट्स या फिर पास के जो वर्ड्स है वो आपको ब्लर दिखाई देंगे। हेडेक होगा क्योंकि आई स्ट्रेन इसमें भी हो रहा है और मायोपिया में भी हो रहा है, तो दोनों में ही आपको हेडेक होने का चांस है। बर्निंग होगी, आंखों में बहुत ज्यादा जलन होगी और ड्राइनेस भी होगी, आंखों में जलन भी होगी और ड्राइनेस भी आपकी आईज में होगी। तो क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्मॉल एरर होता है तो कभी कभी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिफिकल्टी, पास के काम करने में डिफिकल्टी होती है
साथ ही साथ हेडेक भी होता है और बर्निंग और ड्राइनेस भी होती है आपकी आईज में। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सेम मायोपिया जैसा ही इसमें भी हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। सारी डिजीज में यहाँ पे जो भी आई डिसऑर्डर्स है सब में सबका सेम ही क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। तो इस वाली वीडियो में मैंने सब डिटेल में लिखा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक आई एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें क्या इंक्लूड कर रहा था, रिफ्रैक्शन असेसमेंट करते हैं हमारे हेल्थ का, सॉरी आई हेल्थ एग्जामिनेशन का। क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन असेसमेंट। क्या करते हैं, कैसे रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है अच्छे से उसका पूरा हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे आई हेल्थ एग्जामिनेशन में। विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे टू डिटरमाइन द विजुअल क्लैरिटी और शार्पनेस ऑफ विजन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट कितना क्लियरली व्यू कर रहा है, कितना क्लियरली वो देख पा रहा है, कितना शार्पली उसको दिख रहा है, वो सब हम देखेंगे विजुअल एक्यूटी टेस्ट में। नेक्स्ट अब थैल्मोस्कोपी में लाइटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लाइटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं एग्जामिन करने के लिए, किसको, आई को। लाइटेड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामिन द आई इंक्लूडिंग द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, जिसमें हम क्या देखते हैं, रेटिना को और ऑप्टिक नर्व। तो क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, बेसिक आई एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे और साथ ही ऑप्थेल्मोस्कोपी भी हम करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ऑप्टिकल मैनेजमेंट, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हम वो देखते हैं, द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेस्क्राइबिंग करेक्ट कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, प्रेस्क्राइब करेंगे करेक्ट कॉन्वेक्स और स्फेरिकल लेंस डिटरमाइंड बाय द रेटिनोस्कोपी। जो कि हमें कैसे पता लगेगा, रेटिनोस्कोपी करने के बाद हमें पता लगेगा कि कौन सा लेंस जो है वो सही है पेशेंट की आई के लिए, और कॉन्टैक्ट लेंस भी हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। सो लेजर थर्मल कैरेटोप्लास्टी, पहली क्या है, लेजर थर्मल कैरेटोप्लास्टी। इट इज अ प्रोसीजर डन यूजिंग लेजर एनर्जी टू हील द कॉर्निया एंड इंक्रीज इट्स कर्वेचर। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, लेजर एनर्जी का यूज करते हैं कॉर्निया को हील करने के लिए, ताकि उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ सके। क्या करते हैं यहाँ पे, लेजर एनर्जी का यूज करते हैं ताकि कॉर्निया को हील कर सके और कर्वेचर जो है उसको हम इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटेक्टमी। फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटेक्टमी, डायरेक्ट लेजर एब्लेशन ऑफ कॉर्निया। यहाँ पे डायरेक्ट लेजर एब्लेशन करते हैं किसका, कॉर्निया का। किसका करेंगे, कॉर्निया का। आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम मैकेनिकली, डायरेक्ट एब्लेशन करेंगे कॉर्निया का। कब, जब हम कॉर्नियल एपिथेलियम को मैकेनिकली क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है लेजर इन सिटू कैरेटोमाइल्यूसिस। इसमें क्या करते हैं, इट वाज अ लेजर सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, लेजर एनर्जी का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग बीम होती है लाइट की, उसको यूज करते हैं ताकि हम जो कॉर्निया की शेप है उसको चेंज करें एंड हैव टू मेक विजन क्लियर। इसकी वजह से जो हमारा जो विजन है वो क्या हो, वो क्लियर हो सके। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, लेजर थर्मल कैरेटोप्लास्टी। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें लेजर एनर्जी का यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, कॉर्निया को हील करें और उसके कर्वेचर को इंक्रीज कर सके। फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटेक्टमी में क्या करते हैं, डायरेक्ट लेजर एब्लेशन करते हैं कॉर्निया का। कब, कॉर्नियल एपिथेलियम को रिमूव करने के बाद, मैकेनिकली जब हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेजर इन सिटू कैरेटोमाइल्यूसिस में क्या होता है, लेजर थेरेपी होती है जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग बीम लाइट का यूज करते हैं ताकि कॉर्निया को क्या कर सके, हम कॉर्निया के शेप को हम चेंज कर सके ताकि जो विजन है वो बहुत ही क्लियर दिखे। अब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एज अ नर्स आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट को कैसे केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन, असेस द कंडीशन ऑफ द आई ऑफ द पेशेंट। पहले हम पेशेंट की आई की कंडीशन को देखेंगे कि वो कैसी है, ड्राई है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेम्ड है। अच्छे से हम उसकी आई कंडीशन को असेस करेंगे। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, मैकेनिकली या क्लिनिकली कौन से कॉज की वजह से ऐसा हुआ है, पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, कॉज को हम अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। मेंटेन स्टेरिलिटी ऑफ द आई, ड्रॉपर्स, ट्यूब्स of medications and other items then reduce our risk of infection. हाइजीन मेंटेन करनी है। ऑइंटमेंट अप्लाई करने से पहले, आई ड्रॉप डालने से पहले हमें क्या करना है, अच्छे से अपनी आई को क्लीन करना है, स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है फॉर इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। क्या करेंगे, हम अच्छे से आई को क्लीन करेंगे तभी मेडिकेशन आई में डालेंगे। इससे क्या है,
जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो कम होने का चांस है, रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एडवाइस पेशेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ लेंस, पेशेंट को लेंस यूज करने के बारे में अच्छे से उसको एडवाइस करेंगे कि आप अगर लेंस यूज कर रहे हैं तो इससे आपका जो विजन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको आपको कैसे क्या करना है, केयर देनी है, हर चीज हम पेशेंट को बताएंगे। यूज एसेप्टिक टेक्निक्स व्हाइल डूइंग ड्रेसिंग ऑफ सर्जिकल साइट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है आपको कब, जब आप क्या कर रहे हैं, जो सर्जिकल साइट है उसको आप ड्रेस अप कर रहे हैं, अच्छे से जब उसको केयर प्रोवाइड करने ताकि इन्फेक्शन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, पेशेंट की कंडीशन को एसेस करेंगे, रिफ्रैक्टिव एरर्स के कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे, आई मेडिकेशन आई ड्रॉप्स डालने से पहले, पेशेंट को लेंस के बारे में अच्छी एडवाइस देंगे, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करेंगे सर्जिकल साइट पर केयर करने से पहले ताकि इन्फेक्शन रिड्यूस कर सके। इसी के साथ while reading or doing intensive near work, take a break about every 30 minutes। क्या है कि जब आप पढ़ रहे हैं या कोई भी पास वाला मतलब कोई भी फोकस वाला काम कर रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट का ब्रेक जो है वो आप ले, इससे आई स्ट्रेनिंग कम होगी। When reading, maintain proper distance that is from book, should be at least as far from your eye। क्या है कि रीडिंग के टाइम पे आपको क्या करना है कि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है अपना बुक से, तो आपके आई से कम वो थोड़ा बहुत दूर होना चाहिए, बिल्कुल आईज के पास नहीं होना चाहिए। प्लेस एंड लिमिट इज स्पेंट वॉचिंग टीवी एंड वीडियोस, लिमिट टाइम आप रखिए वीडियोस को, टीवीज को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट, एडवाइस द पेशेंट नॉट टू रब द आई, पेशेंट को एडवाइस करना है कि अपनी आई को रब नहीं करना है। क्या करना है कि अगर आप कोई मतलब पढ़ रहे हैं बहुत पास है तो 30 मिनट का ब्रेक ले, साथ ही साथ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, उसी के साथ लिमिट्स को मतलब अपना सेट करने की, हमें इतने टाइम टीवी देखना है, इतना टाइम हमें वीडियोस देखनी है। उसी के साथ क्या करना है कि पेशेंट को एडवाइस करना है कि अपनी आईज को वो रब ना करें। तो ये था हमारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो कि रिफ्रैक्टिव एरर्स है, जिसमें मायोपिया में हमने जो मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, जिसमें पास के ऑब्जेक्ट तो हमें अच्छे से दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बिल्कुल ब्लर दिखाई देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, यहाँ पे दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें अच्छे से दिखाई देते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई देते हैं। आगे वाली वीडियो में हम 2 और रिफ्रैक्टिव एरर्स पढ़ेंगे जिसमें हम एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो नई वीडियोस को देखने के लिए और जो यहाँ पर जो नए बच्चे आए हैं वो हमारी पुरानी वीडियोस और नई वीडियोस को और अच्छे से बेटर वेरीफाई करने के लिए, अच्छे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।